नमस्कार। लाख टकी की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। और वाराणसी में गंगा नदी से स्टंट की एक जो तस्वीर आई है वो रोंगटे खड़ी करने वाली है। गंगा नदी में कैसे सवारियों को बिठाकर खतरनाक तरीके से स्टीमर को घुमाया जा रहा है। ये देखिए वाटर बोट का कैसा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपने आप में खतरनाक है। जरा सी चूक पर बड़ा हादसा हो सकता है। वाराणसी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन क्या उसको लेकर के यहां कलाबाजियां शुरू हो गई हैं, खतरनाक खेल शुरू हो गया है। ये प्राइवेट संस्था के लोग लगाए हुए हैं और ये स्टीमर पे जब चलाते हैं तो बड़ा खतरनाक करतब करते हैं। उसमें कस्टमर भी बैठे रहते हैं, लेकिन बड़ा डेंजरस खतरनाक, कभी भी हादसा होने का डर है। ऐसा करतब दिखाते हैं? अरे वो कस्टमर को बैठा लेंगे और ये इस तरह ले जाके राउंड करेंगे, नचाएंगे, पूरी पंखा दिखा जाता है। मतलब कभी भी हादसा हो सकता है, ये लगता है जो है। रवि पांडे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। रवि, तो ये कौन लोग हैं ऐसे स्टंट करते हुए इस वाटर स्कूटर में? देखिए 2019 से भी वाराणसी में वाटर एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने प्राइवेट कंपनियों को जो वाटर एडवेंचर जो विकल्प होते हैं उनको लाया था वाराणसी में। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं, जो ये खतरनाक स्टंट है, वो देखकर एकदम साफ जाहिर हो रहा है कि इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। जिस तरीके से ये खतरनाक स्टंट बीच गंगा में कर रहे हैं और सवारी बैठा के कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में एक बड़ा हादसा हो सकता है। बहरहाल राम भरोसे या फिर मां गंगा का आशीर्वाद है कि अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन स्टंट अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरनाक है। और ये पर्यटन विभाग और साथ ही जिला प्रशासन के उस गाइडलाइन पर भी सवाल उठा रहा है कि जो ये वाटर स्पोर्ट तो शुरू कर दिया गया, लेकिन उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई। अजय, लगता है कि तुरंत इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और एक तय मानक के हिसाब से ही यहां पर ये किए जाए, वाटर स्पोर्ट्स किए जाए, वरना ये कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। पीलीभीत से आग की भीषण तस्वीरें सामने आई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में माला रेंज के कंपार्ट नंबर 6 में भीषण आग लग गई। आग के बारे में पीटीआर के अधिकारी कुछ भी फिलहाल नहीं बता रहे। इस आग पर काबू कैसे पाया जाएगा, इसका भी प्लान किसी के पास नहीं है। आग से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। हर बार गर्मी के सीजन में जंगल में आग लगती है, मगर वन विभाग के पास आग पर काबू पाने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। और ये माला रेंज में भीषण आग। लखनऊ से बड़ी खबर, यहां पर एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा गया है। कस्टम विभाग ने तस्कर को दबोच लिया। आरोपी के पास से 9 लाख का सोना बरामद हुआ है। आरोपी दुबई से बड़ी चालाकी से चाय की पत्ती के डिब्बे में सोना छिपा कर ला रहा था। यूपी विधानसभा से आज 2 विधेयक पास किए गए। लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक और गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक पास हो गए हैं। लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक के तहत अब यूपी के उपद्रवियों को सरकारी के साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना भारी पड़ेगा। दोषी पाए जाने पर 1 साल की जेल या 5,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक पास होने के बाद अब मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गो हत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर कड़ाई से रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, साथ ही खनन, अवैध खनन जैसे अपराधों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। गुंडा एक्ट में पकड़े गए आरोपियों की आसानी से जमानत नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। नए कानून के तहत पुलिस अपराधियों को 14 दिन के बजाय 60 दिनों के लिए बंद कर सकती है। तो अपराध पर लगाम लगाने के लिए, बेलगाम अपराध को काबू करने के लिए कानून को सख्त बनाया जा रहा है। कानून के दांत तीखे किए जा रहे हैं ताकि जो तमाम कार्रवाइयों के बावजूद बदमाश नहीं मानने को तैयार हैं, तो उन्हें काबू में करने के लिए अब हथियार के तौर पर तमाम कानूनों को और तीखा बनाया जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि विपक्ष इन दोनों विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना चाहता था, लेकिन सरकार ने पास करा दिए। राजनीतिक कामों को दिन प्रतिदिन उस पर तानाशाही रवैया बनाने का काम है और उसको समेटने का काम है। वहाँ लाइटिंग कब से चल रहा है। एक दूसरा आया है गुंडा एक्ट का,
तो गुंडा एक्ट लागू करता है कौन? थाना का इंचार्ज, पुलिस वाला। उसकी छानबीन और सही है कि गलत है कौन देखता है? जिला मजिस्ट्रेट। अब इन्होंने कर दिया, जहां जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू है, पुलिस आयुक्त प्रणाली लखनऊ और नोएडा में, कि अब उसको मजिस्ट्रेट नहीं देखेगा। तो थानेदार ने चलाया गुंडा एक्ट, अब पुलिस अधिकारी को ही देखना है, तो थानेदार की बात को कैसे वो कैंसिल करेगा? न्याय तो होगा नहीं उसमें। तो इसको भी हम लोग प्रवर समिति का प्रस्ताव दिए होते, लेकिन सरकार नहीं मानी, दोनों को जबरिया पास करा लिया। और यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिजली उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ होगा। इसके लिए आज से योजना लागू हो गई है। सरचार्ज माफ कराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपील की है कि 15 मार्च तक सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि योजना का फायदा मिल सके। एक मुफ्त समाधान योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और कृषि ट्यूबवेल के लिए लेकर आया है। उसमें आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू है। 31 जनवरी तक आपका पूरा जो सरचार्ज है अब तक का, वो सब माफ़ होगा और 15 तारीख तक उसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं उन सभी उपभोक्ताओं को जो घरेलू और कृषि ट्यूबवेल के उपभोक्ता हैं, आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि जो सरचार्ज माफ़ी का लाभ है आप लोगों को मिल सके। कैसे सर रजिस्ट्रेशन कराना होगा? और अगले साल होने जा रहे यूपी चुनाव को लेकर पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव लगातार अखिलेश से गठबंधन की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन अखिलेश ने अब तक अपने चाचा को कोई जवाब नहीं दिया है। नोएडा पहुंचे शिवपाल ने कहा कि उनकी कोशिश चुनाव से पहले समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ करने की है। वहीं शिवपाल ने ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि अभी बात जरूर हुई है मगर कोई फैसला नहीं हुआ है। दल और कुछ राष्ट्रीय दल एक साथ हों और हमारा प्रयास भी है, और अखिलेश यादव से भी हमने अपील की है कि वो भी परिवार को भी एक करें और पूरे समाजवादी परिवार को एक करें। अभी हमारी इस बारे में पूरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन हमारा देखिए जो मैंने कहा है कि सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, उसके साथ साथ मैंने अखिलेश से भी कहा है, अखिलेश से अगर हमसे पहले कर लेते हैं और जो भी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, अगर ये सब हो जाते हैं तो हमें ये आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी को हटाने में। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तो बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक भी किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा काशी का कोतवाल माने जाने वाले काल भैरव मंदिर भी गए। बीजेपी अध्यक्ष ने काल भैरव को नए कलेवर में देखा। काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद जेपी नड्डा ने बनारसी कचौड़ी का भी स्वाद चखा। आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की। स्फूर्ति और आशीर्वाद से जो ताकत मुझे मिली है वह सब समाज के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए और पार्टी एक प्रभावी उपकरण बन सके देश की सेवा के लिए, वो ऐसी प्रार्थना की है। और एक नई ऊर्जा मुझे मिली है और हमारे साथियों को मिली है। हम सब लोग मिलकर के भारत की सेवा और समाज की सेवा और समाज में मंगलमय हो, कल्याणकारी नीतियां प्रधानमंत्री मोदी जी की जो चल रही हैं वह जन जन तक पहुंचे और देश मजबूत हो, ये प्रार्थना की है। और यूपी एसटीएफ ने अयोध्या के रौनाही से एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से भारतीय पहचान बनाकर अयोध्या के एक मदरसे में पढ़ाने का काम कर रहा था। पकड़े गए युवक की पहचान मोहम्मद सलीम के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से 2 नेपाली सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ के मुताबिक मोहम्मद सलीम इंटरनेट कॉलिंग और कॉलिंग ऐप्स के जरिए पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। मोहम्मद सलीम के कब्जे से एक नेपाली पासपोर्ट भी मिला है तो भारतीय आधार कार्ड, बैंक पासबुक भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ सलीम को कस्टडी रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ में जुटी है। सलीम खान नाम के व्यक्ति जो कि लक्षणपुर जनपद बांके नेपाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार दिखाया है। इसके पास से नेपाली पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन, 2 अदद नेपाली एटीएम कार्ड, 1 अदद नेपाली
इसके अलावा जो यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का बायोडाटा और कुछ सर्टिफिकेट मिले हैं। और एक यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल यूपी में पिछले लंबे वक्त से रह रहे 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। 28 फरवरी को एटीएस ने अलीगढ़ से फारूक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसके पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्नाव से शाहिद को गिरफ्तार किया। फारूक और शाहिद दोनों भाई हैं। शाहिद उन्नाव की मीट फैक्ट्री में काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक फारूक और शाहिद बांग्लादेश के रास्ते कई रोहिंग्या मुसलमानों को यूपी में लेकर आए, तो फारूक बिहार, एमपी, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल भी जाता रहा है। पुत्र नूर मोहम्मद है, जो कि ग्राम तमचन, थाना मगरू, जिला अकियाब, म्यांमार का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया। उसी क्रम में इसके पूछताछ की गई और इसके भाई शाहिद पुत्र इस्माइल निवासी कासिम नगर, उन्नाव, ये भारत में इस नाम से रह रहा था, जबकि इसका नाम साहिल मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी जो ऊपर बताया गया है वहीं का म्यांमार का रहने वाला है, को आज दिनांक 1-3 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन लगवाकर विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दे दिया। पीएम ने भारत महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। पीएम मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। एम्स में दी गई कोवैक्सीन की पहली डोज। जनता से पीएम की वैक्सीन लगवाने की अपील। दिल्ली के एम्स से आई ये तस्वीरें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही उस ऐतिहासिक जंग की गवाह हैं, जिसका साक्षी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत एम्स से आई इन्हीं तस्वीरों के साथ हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर न सिर्फ वैक्सीनेशन की फोटो शेयर की, बल्कि लोगों से भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मैंने एम्स में कोरोना के वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोरोना से चल रही लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं। आओ हम सब साथ में भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ विरोधियों की तमाम अफवाहों पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने आगे आकर वैक्सीन के दूसरे चरण का आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी बिना किसी तय कार्यक्रम के एम्स पहुंचे, ताकि आम लोगों को उनकी वजह से किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। एम्स पहुंचते ही पीएम मोदी को सुबह 6:25 पर वैक्सीन की पहली डोज दी गई। पीएम मोदी को ये डोज पुदुचेरी की नर्स निवेदा ने लगाई। वैक्सीन लगाते वक्त वहां मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी। इस दौरान पीएम मोदी को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। स्वदेशी कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। अब पीएम मोदी को इस वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। पीएम मोदी के वैक्सीनेशन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी साफ कहा है कि पीएम ने वैक्सीन लगवाकर देश को बड़ा मैसेज दिया है। और यूपी में भी आज वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। स्कूल भी खुले तो सीएम योगी लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंच गए। सीएम ने यहां फेज 3 के वैक्सीनेशन का जायजा लिया। कोविड वैक्सीनेशन को देखते हुए सीएम योगी ने लखनऊ के सिविल अस्पताल का जायजा लिया। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे के करीब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। यहां कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसका सीएम योगी ने निरीक्षण किया। राजधानी लखनऊ में कुल 4 अस्पतालों को इस बात के लिए तैयार किया गया है। 4 अस्पतालों को जो है टीकाकरण लगेगा। इसमें लोहिया संस्थान एक है, दूसरा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सिविल अस्पताल और शेखर अस्पताल,
यानी कुल मिलाकर के 4 अस्पतालों में टीकाकरण लगना है। तो ऐसे में साफ तौर से आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले 16 जनवरी को जब पूरा कार्यक्रम था उस वक्त भी वो निरीक्षण के लिए आए थे। अब जबकि 60 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगना है, खुद मौके पर भौतिक सत्यापन के लिए आए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 4 तारीख से बड़े स्तर पर जो प्राइवेट अस्पताल भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िले जहां पर प्रधानमंत्री आरोग्य कार्यक्रम के तहत जो अस्पताल रजिस्टर्ड हैं उन तमाम जगहों पर भी टीका लग पाएगा। यूपी में आज से 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को टीका लगना शुरू हो गया है। वेलकम बैक। आज पूरे देश के साथ साथ यूपी में 1ली से 5वीं तक के स्कूल खुले। यूपी के 5 जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। हरदोई, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अमरोहा और लखनऊ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। साल भर बाद जब हरदोई में बच्चे स्कूल पहुंचे तो आरती उतारकर फूलों से बच्चों का स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर में कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल करते हुए बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दौरान बच्चों के स्वागत के लिए टीचर्स ने पहले से स्कूल को भी सजाया था। बुलंदशहर में भी स्कूल पहुंचे छात्रों का स्वागत गुब्बारों से किया गया। तो अमरोहा में सैनिटाइजर से बच्चों का स्वागत हुआ। पहले बच्चों ने हाथों को सैनिटाइज किया और उसके बाद अपनी क्लास में गए। लखनऊ में भी टीचर्स ने गर्मजोशी के साथ बच्चों को स्कूल में उनका वेलकम किया, गिफ्ट भी दिए और उसके बाद फिर शुरू हुआ पढ़ाई का सिलसिला। तो स्कूलों में बच्चों के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं ये जानने के लिए सीएम योगी खुद एक स्कूल पहुंच गए लखनऊ में। सीएम ने स्कूल का हालचाल जाना, किस तरह के इंतजामात है बच्चों के लिए यहाँ पर, और उन्हें चॉकलेट देते हुए उनसे बातचीत भी की। सीएम ने एक बच्ची से पूछा कि आपको स्कूल वापस आकर कैसा लग रहा है, और बच्ची ने जवाब दिया कि अच्छा लग रहा है सर। चॉकलेट खाओगी? चॉकलेट ले लो। नाम बताओ। कितने दिन के बाद स्कूल आ रहे हो? पहली बार आ रहे हैं। चलो मेहनत से स्कूल पढ़ना है, ठीक है? तुमको भी चलो निकल जाएंगे। हो जाती है, आएगी, कैसा लग रहा है? और इसको हो जाएगी स्कूल है कि कभी कभी है? रोज आएगी ना? ठीक है, बहुत सुंदर। ये तो लगता है स्मार्ट क्लासरूम भी यहाँ पे। एक साल हो गया उसे, घर पे पढ़ाई करती थी, कैसे? ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन के लिए क्या था तुम्हारे पास? अच्छा, पढ़ाई कर रही थी तो स्कूल आने में बाद अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं तो घर में तो ऐसे सब कुछ फ्री में रहे होंगे, खेलते रहे होंगे, कूदते रहे होंगे, अपने यहाँ पे तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो रहेगी कि घर में फिर कूदेगी। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ और खबरों का सिलसिला।